ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? Fine. Are you fine? So today I am going to now start the use of dimensional analysis. Use of dimensional analysis. So what is the use of dimensional analysis? Just we will discuss in this video. So I request you that you must watch the previous video in which we have derived dimensional formula and SI unit of physical quantities. लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे निकालते हैं और फिर उसका एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखें और आगे बढ़ें। देखें और देखते रहे नहीं, देखें और आगे बढ़ें, नोट करें। सो आज हम बात करेंगे व्हाट इज यूज ऑफ dimensional analysis. So students, we have written here there are three uses of dimensional analysis. Okay, there are three uses. First is it is used to convert one system of unit into another. हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द one system of unit into another system. Clear? That means एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे जंप करेंगे, कैसे इस चीज को डेराइव करेंगे, हम लोग इसका यूज देखेंगे। यानी कि इसका यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स में। सेकेंड है इट इज यूज टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सीधी सी बात है कि इफ यू आर हैविंग अ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल फॉर्मूला लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अब ये फॉर्मूला को हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्लियर है ना? तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प से हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है या जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये करेक्ट है या नहीं। क्लियर है? हम लोग इसको देखेंगे। एंड थर्ड में लिखे इट इज यूज टू डेराइव अ फॉर्मूला ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज दे रखा है, टर्म्स दे रखा है, किस किस पे वो टर्म्स डिपेंड करता है। क्लियर? अब ये चीज पता है कि वो फिजिकल जो क्वांटिटी है किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका यूज हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट तक हम कुछ ऐसा क्वेश्चन की बात करेंगे जो माइंड ब्लोइंग होगा, माइंड ब्लोइंग होगा। तो आज बात करने जा रहे हैं हम लोग यूज वन जो है इट इज यूज टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो हेडिंग लगाते हैं कन्वर्शन of one system of unit into another।
लगा दिए, हेडिंग लगा दिए। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब कि एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज देखने जा रहे हैं। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है थीटा, फिजिकल क्वांटिटी है थीटा, और इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है दैट इज n1 u1। क्लियर है? n1 u1। और एक और फिजिकल क्वांटिटी है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है थीटा, जिसका यूनिट है n2 u2। हमने दोनों केस में थीटा ही लिया है। क्यों लिया है दोनों केस में थीटा? दिस इज वाई बिकॉज थीटा इज द फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हमने इसलिए थीटा से डिनोट किया। सो थीटा इज इक्वल टू n1 u1, यूनिट है ना, n1 इज नंबर, u इज यूनिट, n2 u2। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देख रहे हैं कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। क्लियर है? n1 u1 इज इक्वल टू क्या है? n2 u2 है। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे देखने जा रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो n1 है दैट इज नंबर है, बट u1 क्या यूनिट है। सो अगर u1 यूनिट है, u फॉर यूनिट, और यूनिट का बात मैंने क्या है m l t, किसी भी चीज का यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट m l t में शो करते हैं। ठीक है? तो हमने u1 लिया, u2 लिया, तो यहां से हम n1 m टू द पावर a पता नहीं, n टू द पावर b पता नहीं, और t टू द पावर c पता नहीं। क्लियर है? अब यहां पे बोल दिया m1 l1 t1। क्लियर है? u1 के लिए m1 l1 t1 पावर a b c पता नहीं। उसी तरह से n2 को मैंने बोला u2 को क्या चीज, m टू द पावर a, n टू द पावर b और t टू द पावर c, m2 l2 t2। क्लियर है? अब यहां से देखिए कि अगर मेरे को निकालना है n2 by n1, निकालना है, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बिकम m1 l1 t1 a b c। क्लियर है? बाय m2 l2 t2 a b c, and this is equal to n2 by n1। प्रॉब्लम? अब ध्यान दे बच्चों कि दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m1, दिस इज m2। पावर क्या है दोनों का? a है, तो दोनों का पावर a है, तो हम यहां से यहां पे आ रहे हैं, तो पावर दोनों का a है। देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं n2 by n1 इज इक्वल टू m1 by m2 और होल टू द पावर a। लिख सकते हैं l1 by l2 होल टू द पावर b। क्लियर है? एंड t1 by t2 होल टू द पावर c। अब देखें कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, n1 वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं n2 का वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होता है। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसी फाइनल एक्सप्रेशन से हम बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स का बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि फाइंड द वन यूनिट टू अनदर यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप इसको नोट करें। आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। ओके, सो ओके
So we have written here convert 2 joule of work to अर्ग। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जो 2 जूल ऑफ वर्क है उसको हम लोग को अर्ग में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू इन अर्ग ऑफ 2 जूल। 2 जूल का वैल्यू अर्ग में कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि N1 इज इक्वल टू क्या, N दैट मीन्स नंबर ना, N1 इज इक्वल टू क्या चीज है, 2 है, और U1 इक्वल टू क्या है भाई, तो जूल है, J फॉर जूल। अब यहाँ पे निकालना क्या है अर्ग में, यानी कि N2 इक्वल टू पता नहीं और U2 इक्वल टू क्या है, अर्ग है, ठीक है, यूनिट क्या है, अर्ग है, लेकिन कितना, हाउ मच वैल्यू इज इक्वल टू 2 जूल। क्लियर है ना। तो अब यहां से हम लोग एक चीज जानते हैं, सिंस N1 into since N2 by N1 is equal to N2 by N1 is equal to हम लोग क्या लिखे थे, M to the power M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, और यहाँ पे लिखे थे क्या चीज, T1 by T2 is to the power C। और ये जूल जो है, ऑल्सो जूल किसका यूनिट है, तो वर्क का, तो वर्क इज इक्वल टू क्या चीज, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W को वर्क और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमने निकाला है ML, फोर्स का निकाला गया ML T-2 और डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा M1L स्क्वायर T-2। होगा कि नहीं होगा। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ से जोड़ सकते हैं, देयरफॉर A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है और C का वैल्यू -2 है। क्लियर है। A B C को दे पावर ना, MLT में पावर A B C, सो A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to -2। अब ये सब वैल्यू लेकर के हम यहाँ पे आते हैं वापस, तो यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, आप नीचे लिखेंगे तो होता है N2 इज इक्वल टू N1 का वैल्यू हम लोग डालेंगे 2, N1 का वैल्यू 2 डालेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इनटू मास क्या होता है 1 kg, 1 यूनिट में लेना है, मतलब 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, 1 ग्राम बाय 1 ग्राम, 1 यूनिट, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, और पावर कितना 1। उसी तरह से L फॉर लेंथ, तो लेंथ के लिए 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, पावर कितना, पावर 2, और टाइम के लिए, तो टाइम कैसे सेकेंड होता है, तो टाइम के लिए सो टाइम का हो जाएगा, दिस इज 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, और पावर कितना हो जाएगा, तो पावर -2 होगा, क्या पावर -2 दिख रहा है, पावर -2। क्लियर है। अब थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा 2 into 1000 इंटू यहाँ पे 100 का स्क्वायर है ना, तो 120 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है। 1 का पावर नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 ही हो जाता है। तो अब यहाँ से देखिए कि 2 इंटू यहाँ पे 4 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0, तो 3 into 5 टाइम्स 10 to the power 5, और N2 इज इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया।
N2 इक्वल टू इतना मिल जाता है। हम लोग को N2 निकालना है क्योंकि U2 पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं फाइनली हेंस 2 जूल इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 5 अर्ग। क्लियर है? 2 जूल इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 5 अर्ग। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट देखे थे कि इसका डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं फ्रॉम कन्वर्टिंग वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। क्लियर है? नोट कर ले इसको, जल्दी से नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, नोट कर ले। ओके, so now our next point is checking for the dimensional analysis is used for the checking for the correctness of a given physical equation। जो given physical equation है उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग और बिफोर चेकिंग एनी फिजिकल इक्वेशन, just I would like to introduce about dimensional constant। तो कुछ ऐसे डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, फिजिकल डायमेंशनल कांस्टेंट जिसका यूनिट भी होता है, फिक्स यूनिट होता है और उसका डायमेंशन भी होता है और उसका वैल्यू भी होता है। दिस इज नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट। तो मैं बात कर रहा था डायमेंशनल कांस्टेंट का। डायमेंशनल कांस्टेंट तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है? सो द फिजिकल क्वांटिटी दे हैव डायमेंशन बट हैज कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या है? तो इसके पास डायमेंशन भी है और वैल्यू भी है। और वैल्यू कैसा है? फिक्स्ड है। डायमेंशन भी है, वैल्यू भी है और ऐसा यूनिट भी है। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है, तो हमने देखा है क्लास 9 में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसको मैंने रिप्रेजेंट किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू था जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा यूनिट था और उसका वैल्यू था 6.67 into 10 to the power -11। क्लियर है ना? पढ़े थे 9th में। और भी कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट है जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आगे हम लोग को 11th में देखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट जो h है, h का सर्टेन वैल्यू है, डायमेंशन है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्टीफन कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट जो हमारे पास है, स्टीफन कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से। और आखिरी है गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो जिस तरह से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमने देखा था क्लास 9th में, देखा था ना, और उसका सर्टेन वैल्यू था, उसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट भी आएगा, उसका भी वैल्यू हम लोग देखेंगे। स्टीफन कांस्टेंट आएगा, उसका भी वैल्यू देखेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, उसका भी वैल्यू देखेंगे। एंड गैस कांस्टेंट आएगा। सो दिस ऑल टर्म्स विल डिस्कस इन दिस क्लास। ओके ना? सो दिस इज नोन एज डायमेंशनल कांस्टेंट।
और नेक्स्ट है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट यहां से टर्म से क्लियर है कि द फिजिकल क्वांटिटी which is dimensionless but has certain value। मतलब नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या होता है, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी but has fixed value। क्या होता है, ये इसका डायमेंशन नहीं होता है बट इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया जितने भी इंटीजर्स नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स लाइक 1 2 एंड सो ऑन, तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो क्या है, उसका कोई वैल्यू है, एक वैल्यू है ना, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं है। 5 का क्या डायमेंशन होता है, होता है क्या, होता है 5 का डायमेंशन नहीं होता है। वेरी गुड। तो उसी तरह से आप बताइए पाई का वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू तो 3.14 एंड सो। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये भी क्या एक कांस्टेंट है बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। उसी तरह से बहुत सारा वैल्यू ई है, ई का भी कुछ वैल्यू होता है 2 पॉइंट ऐसे कुछ करके। तो बहुत सारा हमारे पास वैल्यू है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है बट उसका एक वैल्यू, सर्टेन वैल्यू होता है। क्लियर है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अब है नेक्स्ट डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। अब ये डायमेंशनल वेरिएबल क्या है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन होता है बट वो डायमेंशन वेरिएबल होता है, तो मतलब डायमेंशन उसका चेंज कर सकता है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज डायमेंशन, व्हिच हैज डायमेंशन, which has dimension but can vary, this is known as dimensional variable। and last में बात करता हूं मैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल का। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल दैट मीन्स वो नॉन डायमेंशनल है लेकिन वेरिएबल है, उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, नो डायमेंशन बट कैन वैरी, so these all are terms and points which are important for you, that you must know these all points or things। Clear? So please note down these all things in your note copy and learn properly। I am going to now introduce new thing which you have to discuss, checking for the correctness of a given physical equation। हम लोग जो भी फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लोग चेक करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लें, पॉज करके वीडियो को नोट करना है। ओके, सो अब हम लोग को देखना है कि चेकिंग फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी और इक्वेशन। सो लेट अस सपोज अ फिजिकल इक्वेशन और फिजिकल क्वांटिटी दैट इज थीटा। हम लोग को कौन सा फॉर्मूला को चेक करना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला को चेक करें। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करें। गुड, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u
प्लस AD को हम लोग को चेक करना है कि ये करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है। अब देखो ना, सीधी सी बात है, इस साइड का जब अगर चेक करने की बारी आए, चेक करने की जब, तो सीधी सी बात है कि आप उसको देखें कि कितने टर्म्स हैं। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में कितने टर्म्स हैं? सिंगल टर्म है। इक्वल के लेफ्ट साइड में सिंगल टर्म, इक्वल के राइट साइड में कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। अब ध्यान दें, ये जो लेफ्ट साइड में अगर सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म का मतलब क्या होता है? v मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। v मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, v मतलब वेलोसिटी है। ओके, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है m0 L1 T-1, ऐसा होता है ना डायमेंशन। अब हम बात करें कि अगर ये टर्म का डायमेंशन अगर इतना है तो इस टर्म का भी डायमेंशन इतना ही होना चाहिए, इस टर्म का भी डायमेंशन इतना ही होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन साफ है कि वेलोसिटी में हम लोग वेलोसिटी लाने के लिए वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी करेंगे तब ना वेलोसिटी आएगा। समझ में आ रही बात ना? अरे केजी लाना है 5 kg, तो 5 kg लाने के लिए 2 ऐसा यूनिट ऐड करना होगा जो केजी में होगा, 3 kg 2 kg। 5 kg लाने के लिए ऐसा हो सकता है क्या कि 5 kg इक्वल टू 3 kg प्लस 2 लीटर। चलिए 5 kg हो गया क्या? अच्छा नहीं हुआ। अच्छा 5 kg इक्वल टू 2 kg प्लस 1 लीटर प्लस 1 किलोमीटर, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। ऐड जब होता है तो सेम यूनिट वाला फिजिकल क्वांटिटी ऐड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन m0 L1 T-1 है, इसका भी उतना होना चाहिए, इसका भी उतना होना चाहिए। तो हम लोग मान रहे हैं कि v का डायमेंशन कितना है भाई? तो m0 L1 T-1, दिस इज डायमेंशन इक्वेशन 1 बोल दिए। ठीक है, दिस इज नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ RHS। RHS का फर्स्ट टर्म क्या है? u है। तो u है, u मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। u मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो ऑब्वियसली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी m0 L1 T-1 होगा। इक्वेशन 2 क्लियर है? अब आते हैं थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म ऑफ RHS। अब यहां पे देखिए सेकेंड टर्म ऑफ RHS क्या है? AT है। ये मतलब क्या होता है? ये मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट बताइए। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर बात करें तो L T-2 होता है ना, और T टाइम का क्या होता है? T होता है क्या? यस। अब ध्यान दें -2 यहाँ पे पावर यहाँ पे 1, तो -2 प्लस 1 -1, m का वैल्यू नहीं है तो m का वैल्यू हमने रख दिया 0, l का वैल्यू 1 और t का वैल्यू -1। ऐसा होगा क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we are looking the RHS part of equation 1, 2 and 3 are same. Hence we can say that the given formula is dimensionally correct. Clear है? ऐसे लिखना है। Here the RHS of equation 1, 2 and 3 are same. Hence the given formula is dimensionally correct. Is dimensionally correct. क्लियर है? क्लियर है? एक और देख ले, चेक कर दिए इसको, एक और चेक करते हैं। चलिए जल्दी से
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन चेक कर दे क्या? चलिए, तो थीटा इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, एस मतलब डिस्टेंस, एस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो एस का डायमेंशन देखिए क्या होता है डिस्टेंस का? m0 l1 t0 ऐसा होता है क्या? इक्वेशन 1, क्योंकि एस डिस्टेंस है तो एल ही ना होगा, लेंथ होगा, t0 m0 होगा, मास नहीं है, टाइम नहीं है। अब इसका फर्स्ट टर्म देखिए, ut का फर्स्ट टर्म देखिए, ut का फर्स्ट टर्म देखिए, तो ut का फर्स्ट टर्म, तो अगर ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, तब ना डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। अरे भाई अभी बात किए थे कि केजी इक्वल टू केजी प्लस केजी, कि केजी प्लस लीटर, केजी प्लस किलोमीटर, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। केजी इक्वल टू केजी प्लस केजी, समथिंग केजी प्लस समथिंग केजी इक्वल टू समथिंग केजी। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग डिस्टेंस प्लस समथिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू समथिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए हम लोग कि यहाँ पे ut क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है? lt-1 होता है क्या? वेलोसिटी का होता है, और t का कितना होता है? t होता है ना। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि t का पावर -1 t का पावर 1, बेस सेम पावर डिफरेंट तो ऐड होता है, तो -1 + 1 कितना हो गया? 0। दैट मीन्स m का पावर 0, l का पावर 1 एंड t का पावर 0। क्लियर है? क्लियर है? अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे हाफ एटी स्क्वायर, हाफ को लिखेंगे बाहर, नहीं तो हाफ कर देगा साफ। अभी बता रहे थे ना कांस्टेंट वेरिएबल, बता रहे थे ना कांस्टेंट वैल्यू, इसका तो कांस्टेंट 1/2 फिक्स वैल्यू है, बट ये जो है 80 स्क्वायर। चलिए, ये क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m का भी बात नहीं करें तो l t-2 into t स्क्वायर, मतलब टाइम का स्क्वायर, दैट इज t2। अब ध्यान से देखिए, -2 + 2 कैंसिल 0, दैट मीन्स m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0। अब गौर से देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को, गौर से देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को। RHS पार्ट of equation 1, 2 and 3 are same. That means the given formula S is equal to ut plus half at square is dimensionally correct. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हम लोग बता सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि RHS ऑफ इक्वेशन 1, 2 and 3 are same. क्लियर है? तो आपके लिए छोटा सा होमवर्क है कि इसको चेक करना है 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², या इसको सुधार के अगर लिखे तो सुधार के लिखे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, तो होगा v² इज इक्वल टू माइनस इधर आ गया तो u² प्लस 2as होगा, और इसको आपका चेक करना है, मोमेंटम को चेक करिए, फोर्स को चेक करिए, काइनेटिक एनर्जी चेक करिए, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी फॉर्मूला को आप चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज हाउ टू डिजाइन, हाउ टू डेवलप a formula using physical terms or dependent terms of the physical quantity. So प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ाई करते रहे, नोट्स बनाते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।